नमस्कार दोस्तों। तो आइए फिर संटियागो के साथ नए सफर की शुरुआत करते हैं। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरे की बात तो नहीं? आप एक बार रिश्ता में घुस जाओ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ऊंट चालक ने कहा। और जब वापस ही नहीं जा सकते तो आपको इस बात की चिंता करनी पड़ती है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रही खतरों की बात, वो सब तो अल्लाह के रहमो करम पर है। अपनी बात खत्म करते हुए उसने फिर वही शब्द दोहराया, मकतूब। ऊंट चालक चला गया तो अंग्रेज ने लड़के से कहा, तुम्हें कारवां की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। सोचो, हम कई बार दिशा बदलकर घूमकर जाते हैं मगर मंजिल हमेशा एक ही रहती है। तुम्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, अंग्रेज ने जवाब में लड़के से कहा। किताबों भी तो कारवे की ही तरह होती हैं। कारवां के लोगों और जानवरों का ये बड़ा हुजूम तेजी से चलने लगा। दिन तो हमेशा ही चुप्पी में बीतते थे, अब तो रातों में भी जब लोग अव्यस्त थे, अलावों के चारों तरफ बैठकर एक दूसरे से बात करने के लोग चुप्पी साथे बैठे रहते थे। और एक रोज कारवा के सरदार ने तय किया कि अब से रात को कोई भी आग नहीं जलाएगा, ताकि कारवा की तरफ किसी का ध्यान न आकृष्ट हो। सब यात्री अब रात के समय जानवरों को एक गोलाकार घेरे में खड़ा कर लेते और सब एक साथ उसके बीचों बीच सो जाते। इससे रात की रेगिस्तानी ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाता। सरदार ने जगह जगह बंदूकधारी पहरेदार भी लगा दिए थे। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को अपने साथ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द फैले रेतीले टीलों की तरह टहलने निकल गया। पूर्णिमा की रात थी। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अंग्रेज को खासतौर से लड़के की क्रिस्टल की दुकान में काम करने और उसकी प्रगति की कहानी ने मंत्रमुग्ध कर लिया। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं कि ये बात केवल मानवता को तोहफा है, बल्कि दुनिया की हर चीज में ये आत्मा मौजूद है, चाहे वह कोई पदार्थ हो, सब्जी हो, जानवर हो या केवल विचार। पृथ्वी पर जो भी है सदैव परिवर्तनशील है। चूंकि पृथ्वी स्वयं गतिशील है और उसकी भी एक आत्मा है, हम उसी बृहद आत्मा का एक भाग हैं, इसलिए हमें पता नहीं रहता कि वो लगातार हमारे लिए काम कर रही है। तभी क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए शायद तुम्हें अनुभव हुआ कि वे गिलास भी तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रहे थे। लड़के ने उस बारे में सोचा, चांद की तरफ देखा, चांदनी में नहाए रेगिस्तान को देखा और कहा, मैंने गौर से कारवां को रेगिस्तान पार करते हुए देखा। इन दोनों की भाषा एक ही है, इसलिए रेगिस्तान कारवां को अपने ऊपर से गुजरने देता है। वो कारवां के हर कदम को बड़े ध्यान से देखता परखता है कि वो समय के साथ है या नहीं। यदि है तो फिर वो हमें नखलिस्तान पहुंचने से नहीं रोकता। अगर हम दोनों में से किसी ने भी केवल अपने साहस के बलबूते पर बिना इस भाषा को समझे हुए ये यात्रा शुरू की होती तो बहुत मुश्किलें होती। दोनों वहीं खड़े पूर्णिमा के शीतल चांद को देखते रहे। यही जादू है शकुनों का, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि किस तरह गाइड रेगिस्तान के निशानों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवां की आत्मा रेगिस्तान की आत्मा से बातचीत करती है। तो अंग्रेज ने कहा, बेहतर होगा कि मैं भी कारवां की ओर अधिक ध्यान दूं। अरे मैं तुम्हारी किताबें भी पढ़ूं, लड़के ने कहा। बड़ी अजीब किताबें थी। उनमें बातें लिखी थी पारी की, नमक की, नागदैत्य की और बादशाहों की, जो उसकी समझ से परे थी। मगर एक विचार था जो हर किताब में बार बार आता था, और वो ये कि हर एक वस्तु एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। एक किताब पढ़ने से उसे पता चला कि कीमियागिरी के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कुछ ही पंक्तियों में मौजूद है और वह एक नगीने पर अंकित है। यह है नगीने की टिकिया। अंग्रेज ने कुछ गर्व के साथ लड़के को समझाते हुए कहा, और फिर तुम्हें इन ढेर सारी किताबों की क्या जरूरत है? लड़के ने पूछा।
इसलिए कि हम नगीने पर खुद ही लाइनों को समझ सके। अंग्रेज ने ऐसे कहा जैसे कि उसको खुद ही अपनी बात पर विश्वास न हो। लड़के को जो सबसे अच्छी किताब लगी उसमें मशहूर कीमियागरों की कहानी वर्णित थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में लगा दिया था। उनका विश्वास था कि यदि धातु को सालों साल तपाया जाए तो अपने गुण धर्म से अलग हो जाएगी और जो बचेगा वही विश्वात्मा होगी। यही विश्वात्मा उन्हें दुनिया की चीजों की समझने में समर्थ बनाती थी, क्योंकि यही तो वो भाषा है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से बात करती है। उस खोज को उन्होंने उत्कृष्ट कृति का नाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा द्रव्य पदार्थ था और कुछ ठोस। क्या तुम आदमी और शकुनों को देखकर ध्यान से उनकी भाषा को समझ सकते हो? लड़के ने पूछा। लगता है हर वस्तु को आसान करके देखने का तुम पर जुनून सवार हो गया है। अंग्रेज ने कुछ झल्लाकर कहा। कीमियागिरी एक गंभीर साधना है। हर एक कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है कि जैसे कि गुरुओं ने रखे थे। ने सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो बराबर कारवां की गतिविधियों पे नजर रखे हुए है, मगर उसे तो कुछ नया सीखने को मिला नहीं। हाँ, इतना जरूर सुनने को मिला कि कबीलों की लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी किताबें लौटा दी। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। वो किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात को अपने दिमाग से दूर रखना चाहता था। मैंने सीखा कि विश्व की एक आत्मा है और जो इस बात को समझता है वो और चीज़ों की भाषा भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत सारे कीमियागरों को अपनी स्थिति का पता चल गया था, पर उनकी उपलब्धि विश्वात्मा की खोज पारसमणि और अमृत पाने तक ही सिमट कर रह गई। मगर इन सब से ज़्यादा मैंने यह सीखा कि ये सब चीज़ें इतनी सरल हैं कि इन्हें नगीने की सतह पर भी रखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। उसके सालों साल का शोध, जादुई संकेत, अजनबी शब्द और प्रयोगशाला के साजो सामान का उस पर कोई असर ही नहीं था। उसे लगा कि उसकी आत्मा इतनी पिछड़ी अवस्था में है कि वो कुछ भी समझने के लायक नहीं। उसने किताबें वापस ले ली और झोलों में रख दी। तुम्हें बस कारवां ही देखते रहो, उसने लड़के से कहा। मुझे भी उसने कुछ भी नहीं सिखाया। लड़का रेगिस्तान में फैली शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती हुई रेत को देखता हुआ सोचता रहा। हर आदमी का सीखने का अपना ही तरीका होता है, लड़के ने स्वयं से कहा। उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है, न मेरा उसके जैसा, मगर हम दोनों को अपनी अपनी नियति की तलाश है। यदि ये बात है जो मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती है। अब कारवां रात और दिन सफ़र करने लगा। काले लबादे वाले पद्दू बार बार दिखाई देने लगे। ऊँट चालक, जो कि अब लड़के का मित्र बन चुका था, का कहना था कि कबीलों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा कारवां नखलिस्तान तक सही सलामत पहुंच सका तो। जानवर भी थक चूर हो गए थे। एकाएक एक दूसरे की से कम बात करने लगे थे। रात का सन्नाटा भयावह हो चला था। अब अगर कोई ऊँट हिनहिनाता, जो कि पहले केवल ऊँट का हिनहिनाना ही होता था, तो सबके मन में इस बात का डर बैठ जाता कि कहीं ये आक्रमण का संकेत तो नहीं है। ऊँट चालक, जो लड़ाई से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक रात जब न आकाश में चांद था न अलाव में चलती आग की रोशनी, तो उसने लड़के ने देखा मैं जिंदा हूँ। खजूर खाते हुए उसने आगे कहा, जब मैं कुछ खा रहा होता हूँ तो बस मैं उसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ तो केवल चलने पर ध्यान देता हूँ। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा जितना कि कोई और दिन।
मैं ना अपने अतीत में जीता हूँ न भविष्य में, न मैं बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूँ। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी, आसमान में झिलमिलाते तारे नजर आएंगे और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि है तो वे भी इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। समझ में आ जाएगा क्योंकि वो भी है इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, एक बड़े त्योहार की मानिंद, क्योंकि जीवन क्या है? वो लम्हा, वो क्षण जो हम अभी जी रहे हैं। 2 रात बाद जब वह लड़का सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने आसमान में जगमगाते सितारों को देखा। उसे लगा क्षितिज और रातों के मुकाबले कुछ नजदीक आ गया है। चूंकि इस सितारों को वह अब रेगिस्तान में फैला हुआ देख सकता था। ये नखलिस्तान है, ऊंट चालक ने कहा। तो हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि अभी हमें सोना है। सूर्योदय के साथ लड़के की नींद खुल गई। उसके सामने जहां पिछली रात सितारे बिखरे पड़े थे, अब खजूर के वृक्षों के अंतहीन कतारें थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली थी। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। खुश होते हुए वो भी बोला, हम नखलिस्तान पहुंच गए। लेकिन लड़का खामोश था। वो रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार को देखकर ही संतुष्ट था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना था और तब वहां पहुंचकर आज की ये सुबह एक यादगार सुबह बनकर रह जाएगी। मगर यह तो वर्तमान के क्षण थे, ऊंट चालक के शब्दों के जश्न के क्षण। वो इन्हें उसी तरह जीना चाहता था जैसे कि वो जीता आया है, अपने अतीत और भविष्य के सपनों को लेकर। हो सकता है कि खजूर वृक्ष की ये कतारें भविष्य में विगत की यादगार मात्र रह जाएं, पर अभी तो इसके पास छाया है, पानी है और कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण। कल ऊंट की हिनहिनाहट का संकेत दे रही थी और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की सूचना दे रही है। दुनिया तरह तरह से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। उसी तरह कारवां भी। नखलिस्तान में सैकड़ों लोगों और जानवरों के कारवां को पहुंचते देख कीमियागर ने सोचा। नए लोगों के आगमन पर लोगों में शोर मच गया। धूल से रेगिस्तान का सूरज ढक गया। नखलिस्तान के बच्चे अजनबी लोगों के आने पर उत्साह से भर गए। कीमियागर ने देखा कबीलों का सरदार कारवां के मुखिया का स्वागत करके उससे लंबी बातचीत में व्यस्त हो गया है। कहानी का शेष भाग अगले दिन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।